अच्छा स्टूडेंट, अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, प्लीज बताइए। यस मैम, दिखाई दे रहा है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे चैप्टर का नाम बताइए, किसको पता है कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अभी हम? पता है आई थिंक सबको, बाइनोमियल थ्योरम। ये हमारा चैप्टर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं पता हो, तो चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। एंड टॉपिक जो आज हम करेंगे यहाँ पे, जिसको हम मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आर एफ फैक्टर प्रॉब्लम, लेकिन ये होता क्या वो भी बताने वाली हूँ। तो आर एफ फैक्टर प्रॉब्लम्स, उसके बाद हम मल्टीनोमियल थ्योरम का पढ़ेंगे कुछ। ओके, उसके बाद अगर टाइम मिला तो वी विल स्टडी अबाउट बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, मतलब एन का पावर आपका, जो अभी तक तो हम बोले थे एन नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन अगर नेचुरल नंबर नहीं होगा, रैशनल होगा, या ऐसा बोल सकते कोई भी रियल नंबर होने दो, नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो वाले हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आर एफ फैक्टर प्रॉब्लम एंड मल्टीनोमियल थ्योरम, पहले ये नाम लिखते हैं, ठीक है। अगर टाइम मिला तो फिर हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वो वाला भी कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का हम डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ से, आर एफ फैक्टर प्रॉब्लम होता क्या है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको ये फॉर्म में एक्सप्रेशन दिखता है, मतलब रूट ए प्लस बी होल रेज टू पावर एन, अगर ये फॉर्म में अगर आप दिखता है ना, तो बेसिकली अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे रूट टू प्लस थ्री होल रेज टू पावर टेन, तो बेसिकली जो प्रॉब्लम अगर आपको इस फॉर्म में दिख रहे हैं, तो हम उसको आर मान लेते हैं। इसको मैं बोल जो गिवन है उसको मैंने आर बोल लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे आर एफ यहाँ पे लिखा है मैंने स्टूडेंट, एफ है ना, ये क्या है, ये जो एक्सपांशन है, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो बेसिकली जो इसको सोल्व करने पे आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, जो वैल्यू रहेगी ना बेसिकली, तो उसका इंटीजर पार्ट ये जो उसको हम आई से डिनोट करने वाले हैं, एंड जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको एफ से डिनोट करने वाले हैं। आप बोलेंगे मैम क्या बोल रहे हैं आप, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। जैसे आपको इसने सोल्व किया आपने, एंड सपोज किसी का आंसर आया 3.78, ठीक है फॉर एग्जांपल। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो थ्री है, थ्री हो गया इंटीजर पार्ट, 3.78 को आप ऐसा लिख सकते हो, थ्री प्लस 0.78, ठीक है स्टूडेंट, थ्री है इंटीजर या इंटीग्रल पार्ट बोल सकते हैं, और ये जो है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। एंड तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा स्टूडेंट जीरो, देखो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कहाँ से, फ्रैक्शनल पार्ट को हम एफ से नोट कर रहे हैं स्टूडेंट, इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, बट ये डेफिनेटली वन से छोटी होगी, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अगर फ्रैक्शनल पार्ट आपका वन हो गया वो वाले केस में वो इंटीजर में ही काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीजर पार्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, और ये आर किसको बोला है, ये वाले एक्सपांशन को, रूट ए प्लस बी होल रेज टू पावर एन को अगर हम आर बोल रहे हैं, इसके एक्सपांशन में आप सोल्व करेंगे तो इसको बेसिकली जो आंसर आएगा उसके इंटीजर पार्ट को आई बोल रहे हैं, उसको हम इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं, एंड एफ फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पे नाम लिखा है आर एफ फैक्टर प्रॉब्लम, या सिर्फ बोल दीजिए फैक्टर प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास ऐसा रूट ए प्लस बी होल रेज टू पावर एन, ऐसा आपको एक्सपांशन दिया रहेगा बाइनोमियल, एंड उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है उसके बारे में बताओ, या उसके फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बताओ, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम ऐसा दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? किसी को डाउट है इंटीग्रल पार्ट होता क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है? तो इंटीग्रल पार्ट मतलब इंटीजर, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था 3.78, मतलब यहाँ पे थ्री इंटीजर है, 0.78 यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा वन से छोटी होती है, जीरो के इक्वल हो सकती है, जीरो इज लेस देन इक्वल टू एफ लेस देन वन, ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए, पक्का सबको समझ में आई ये वाली चीज? यस मैम। ओके स्टूडेंट, जो मैंने ये रेड से लिखा है वो वाला इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है आएंगे इस टैब पे, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे आर एफ फैक्टर प्रॉब्लम में क्या करने वाले हैं, हमारे पास ऐसा एक्सपांशन मिलेगा रूट ए प्लस बी होल रेज टू पावर एन, तो हमने इसको आर बोला है, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रल पार्ट को आई बोल रही है एंड फ्रैक्शनल पार्ट को एफ बोल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग आर, मतलब ये जो आर मैंने इसको नाम दिया ताकि अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि मैं आर क्या बोल रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट। ये जो आर है, रूट ए प्लस बी होल रेज टू पावर एन को मैंने आर से डिनोट किया है, ठीक है। एंड आर किसके इक्वल भी है, आई प्लस एफ के भी, आई जहाँ पे इंटीग्रल पार्ट है, एफ यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है रूट ए प्लस बी होल रेज टू पावर एन, तो यहाँ पे हम ऐसा इसको सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। So in this section, we will discuss the problem involving r is equal to root a plus b whole raised to power n, and यहाँ पे इसको i plus f भी बोला है, ठीक है।
एंड अभी करते क्या है उसमें स्टूडेंट, वो चीज मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, एल्गोरिदम या बोल सकते हैं रूल। तो क्या करना है स्टूडेंट, आर आपको पता है, जो बाइनोमियल आपको एक्सपांशन दिया है वो है, अभी हम आर पता है तो हम यहाँ पे कुछ जी डिफाइन करते हैं, वो भी बाइनोमियल एक्सपांशन होगा आपका बाय रिप्लेसिंग प्लस साइन बाय माइनस साइन। मतलब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आर कैसा है, रूट ए प्लस बी होल रेज टू पावर एन है, तो हम क्या कर रहे हैं, जी कैसा डिफाइन करेंगे, जो यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है, ये प्लस साइन है, इसको हम माइनस से रिप्लेस करके लिख लेंगे। समझ में आई ये वाली बात, ये आर है तो हमने क्या किया, जी डिफाइन किया है, जी डिफाइन जी बाय रिप्लेसिंग प्लस साइन बाय माइनस साइन इन आर। एंड यहाँ पे एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट, जो हम जी डिफाइन करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी, 0 इज लेस देन जी लेस देन 1। ठीक है, सबको समझ में आया ये वाली बात? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे जी हमने डिफाइन किया है आर से ही, लेकिन वहां पे प्लस साइन को माइनस साइन से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, आर आपको पता है, जी आपने अभी डिफाइन कर दिया है, क्योंकि ऐसा कर क्यों रहे, रीजन क्या है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे आपको रूट की टर्म्स है, जैसे रूट 2 वाला हो गया, रूट 2 प्लस 3 होल रेज टू पावर 10 दे दिया आपको, उसके एक्सपांशन में रूट 2 की टर्म भी दिखेंगे। तो हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम यही है कि जो आपको एक्सपांशन है, अगर उसके एक्सपांशन में देखो यहाँ पे आर आपको पता है, उसमें आपको रूट की वैल्यूज मिलने वाली, रूट 2 मतलब वो वाली जो टर्म्स आपको दिखेगी, रेशनल टर्म आपको दिखने वाली है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एम क्या है, इंटीजर वैल्यू लाना। तो यहाँ पे पहले आर आपको पता था, जी हमने डिफाइन किया ऐसा, बेसिकली हमने प्लस साइन को माइनस साइन से रिप्लेस करके आर में हमने जी डिफाइन किया है, और जी की वैल्यू 0 से 1 होती है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें आर या जी को, या आर एंड जी दोनों को या तो ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि हमें जो रिजल्ट मिले ना वो इंटीजर वैल्यू दे। सो आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट जी फ्रॉम आर सो दैट रिजल्टिंग वैल्यू इज एन इंटीजर। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। अगर आपने जी को ऐड किया है, इंटीजर वैल्यू लाने के लिए आर में ऐड किया है, तो आप क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे एफ प्लस जी की वैल्यू मिलेगी 1। कि रिजल्ट कैसे आई वो भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो उसमें भी एक्सप्लेन करने वाले स्टूडेंट। अगर आपने जी को ऐड किया है तो वी विल ऑलवेज गेट एफ प्लस जी इज इक्वल टू 1। एफ क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है किसका, आर का। ठीक है, और जी हमने ऐसा डिफाइन किया है, अगर जी को ऐड किया है तो वो वाले केस में एफ प्लस जी इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, एंड दूसरा केस क्या है, अगर आपने जी को सब्ट्रैक्ट किया है आर में से, ताकि आपको क्या है इंटीजर वैल्यू मिले, तो वो वाले केस में आपको मिलेगा एफ इज इक्वल टू जी। एफ क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है आर का। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। अभी उसके ऊपर हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि है क्या ये। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो अभी क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है, प्रूव दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7 + 4 × √3 होल रेज टू पावर n इज ओड व्हेन n इज नेचुरल नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन को स्टूडेंट एग्जाम में दूसरे तरीके से कैसे पूछेंगे, एग्जाम में आपको सिर्फ इतना बोल देंगे कि 7 + 4 × √3 होल रेज टू पावर n के एक्सपांशन में जो इंटीग्रल पार्ट आएगा, ठीक है, उसके ऑप्शन में आपको क्या दे देंगे, ओड रहेगा, इवन रहेगा, 0 रहेगा, या नन ऑफ दिस, ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रूव दैट का लिया, लेकिन एग्जाम में सेम क्वेश्चन को आपको 4 ऑप्शन देके पूछ लेंगे। अच्छा रीमा, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज बोलिए। नो मैम, गलती से हो गया था। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने प्रूव दैट का क्वेश्चन लिया, बट एग्जाम में सेम क्वेश्चन को 4 ऑप्शन देके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत इजी है, तो यहाँ पे जो गिवन एक्सपांशन उसको हम आर मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये आपका कौन सा फॉर्म था, मैंने बताया √a + b। आप चाहे तो इसको टर्म को इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 7 + 4 √3 मतलब 4 √3 + 7 होल रेज टू पावर n है, ऐसा फॉर्म में है, तो हमने इसको आर बोल देंगे। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है, तो अभी सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो स्टूडेंट क्या करें, जो गिवन एक्सपांशन उसको हम आर बोल देते हैं। लेट आर इज इक्वल टू 7 + 4 × √3 होल रेज टू पावर n। एंड ये हम स्टूडेंट इसको i + f भी बोलते हैं। ठीक है, i फॉर इंटीग्रल पार्ट, f फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई सबको? आर इसको बोल रही है एक्सपांशन को, इसी के एक्सपांड को पूरा सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है ना, उसके इंटीजर पार्ट को आई से डिनोट कर रहे हैं, इंटीग्रल पार्ट, एफ फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? अभी बाइनोमियल थ्योरम यूज करके आप मुझे इसका एक्सपांशन बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने वाली नेक्स्ट स्टेप में आर
ये है आपका 7 + 4 इंटू √3 होल रेज टू पावर n। तो यहाँ पे कुछ टर्म मैं लिख के दिखा देती हूँ, बताइए क्या क्या आएगा। NC0 7 का पावर हो जाएगा कितना स्टूडेंट बताइए, n। n नेक्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास, NC1 7 का पावर हो जाएगा n-1 एंड यहाँ पे 4 इंटू √3। ठीक है, एक दो टर्म लिख के दिखा देती हूँ, बाकी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे NC2 यहाँ पे हो जाएगा 7 रेज टू पावर n-2 एंड यहाँ पे 4 इंटू √3 का स्क्वायर। ठीक है, एंड लास्ट टर्म लिख देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे लास्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट प्लीज बताइए, हमारे पास हो जाएगी NCn। ठीक है, एंड यहाँ पे 7 का पावर तो 0 हो जाएगा, बट इसका पावर 4 इंटू √3 का पावर हो जाएगा n। किसी को डाउट है इसमें स्टूडेंट प्लीज बताइए, डाउट है तो प्लीज पूछिए, कर नो सकते हैं ना। मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमें क्या करना है, अभी जी डिफाइन करना है, क्योंकि जो मैंने लिखा है ना आपको एल्गोरिदम, तो हमने उसमें आर एंड जी वर्ड यूज किया है। तो जी मैंने क्या बताया, जो आर में आपको प्लस साइन को माइनस साइन से रिप्लेस करके लिखना है, बट ये चीज याद रखनी कि जो जी की जो वैल्यू आती है ना, वो आपका क्या होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, मतलब मैंने ऐसा बताया था 0 इज लेस देन जी लेस देन 1। ठीक है, वो आपको मैं बता देती हूँ कैसे चेक करते हैं। तो बेसिकली देखो यहाँ पे जी अगर हम डिफाइन करेंगे ऐसा, 7-4 इंटू √3 होल रेज टू पावर n। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट चेक करना भूल जाते हैं, लेकिन चेक कैसे करेंगे। अच्छा ब्रैकेट में देखिए जो लिखा है आपने, ठीक है, √3 की वैल्यू की बात की जाए स्टूडेंट, ये कितनी होती है 1.73। ठीक है, और ये 4 इंटू आप √3 करेंगे तो बेसिकली आपको जो वैल्यू मिलेगी ये 6.92 मिलेगी। अब मैं बता रही हूँ आपको, तो 7 में से अगर 6.92 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा बेसिकली, ठीक है, वो क्या मिलेगा आपको, 1 से छोटा मिलेगा। ठीक है, एंड उसका पावर n है स्टूडेंट। बेसिकली ये जो g है ना, आपको क्या दे रहा है, वैल्यू लेस देन 1 दे रहा है। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट। सिर्फ वो यहाँ पे यूजुअली यहाँ पे माइनस लगाते, लेकिन आपको सिर्फ चेक करना है ओरली आपके लिए कि जो ये आप जैसे मैंने रूल बताया था कि g की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, 0 इज लेस देन जी लेस देन 1। तो ये चीज आपको समझ में आई स्टूडेंट। अदरवाइज तो रूल में डायरेक्टली बोला है कि जी कैसे मिलेगा, आर से मिलेगा, वहां पे प्लस साइन को माइनस साइन से रिप्लेस करना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको, प्लीज बताइए। ये yes जी ma'am हमने ऐसा डिफाइन यस किया मैम। स्टूडेंट। अभी इसका एक्सपांशन आप लोग मुझे बताने वाले हो, तो प्लीज बताइए एक्सपांशन। यहाँ पे जी का एक्सपांशन मैं लिख लेती हूँ, तो क्या मिलेगा यहाँ पे NC0 7 रेज टू पावर कितना हो जाएगा n, फिर माइनस साइन आएगा, NC1 7 रेज टू पावर n-1 एंड यहाँ पे हमारे पास 4 इंटू √3 था। ठीक है, उसके बाद प्लस आएगा NC2 7 रेज टू पावर n-2 इंटू 4 इंटू √3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ओके, यहाँ पे प्लस है तो अभी माइनस साइन आएगा स्टूडेंट, एंड यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट, लास्ट टर्म का मैं कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, -1 रेज टू पावर r एंड यहाँ पे लिखेंगे NCn एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 4 इंटू √3 का पावर n। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो सही लिखा है कि यहाँ पे r आना चाहिए कि n आना चाहिए, कोई मुझे बताइए। n आना चाहिए, हाँ n आना चाहिए, क्योंकि मैं जनरल टर्म नहीं लिख रही, यहाँ पे n आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे n आना चाहिए। ठीक है, ऑल्टरनेटली आपको पता है पहले प्लस साइन है फिर माइनस साइन है, प्लस माइनस ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि वहां पे माइनस साइन है बीच में। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए 7-4 इंटू √3, तो आप -4 इंटू √3 को अगर दूसरा टर्म मानेंगे तो बेसिकली जब उसका पावर ओड हो जाता है वो वाले केस में माइनस साइन दिखेगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट अभी मुझे बताइए, आर ये है हमारे पास, जी ये है, तो आप मुझे ध्यान से ऑब्जर्व करके बताइए कि मैं आर और जी को ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं, ताकि जो आंसर मिले वो हमें इंटीजर मिले। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 4 इंटू √3। ठीक है, √3 आपको पता है ये इंटीजर नहीं है, तो ये जहाँ पे √3 वाले जो टर्म दिख रहे हैं वो अगर मुझे इंटीजर्स चाहिए तो बेसिकली ये देखो, सेकेंड टर्म देखिए आर में, NC1 इंटू 7 का पावर n-1 इंटू 4 इंटू √3, यहाँ पे प्लस साइन है सेकेंड टर्म का। यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म क्या है, माइनस। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो स्टूडेंट ये जो 4 √3 बेसिकली जो हमें इंटीजर वैल्यू नहीं दे रहा है वो वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी अगर मैं ऐड करूँ तो।
ओवरऑल आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो 4√3 का पावर 1 था, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ रहे हैं एंड यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है। अगर आप आर एंड जी दोनों को ऐड करेंगे वो वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी ना, क्योंकि अपोजिट साइन हो जाएगा उनका। कर सकते हैं ऐसा? यस मैम। ठीक है, तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि हम आर और जी को ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, ताकि हमें जो आंसर मिले वो क्या मिले, इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आर प्लस जी तो ऐड करेंगे तो स्टूडेंट क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा। क्या क्या मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, NC0 7n, उसके बाद आपको मिलेगा NC2, यहाँ पे मिलेगा 7n-2, यहाँ पे मिलेगा 4 इंटू √3 का स्क्वायर एंड बाकी के टर्म आप लिख सकते हैं प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? जहाँ पे आर की वैल्यू आपकी ओड नंबर हो रही वो वाली टर्म कैंसिल हो रही है। एनसीआर वाला जो दिख रहा है ना, आर की वैल्यू जहाँ पे ओड है वो वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप आर एंड जी को ऐड कर रहे हो। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो 4 इंटू √3 का पावर जब इवन आएगा स्टूडेंट, वो वाले केस में ये रूट आपका हट जाएगा। ठीक है, तो आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगी। किसी को डाउट है तो इसमें प्लीज पूछिए। समझ में आया कि नहीं? मैं यहाँ पे चैट भी देख लेती हूँ, किसी को डाउट है क्या? अच्छा स्टूडेंट, ये जो पूरा चीज है मैं इसको कुछ लिख सकती हूँ यहाँ पे, आर प्लस जी, क्योंकि ये इंटीजर जैसे मैंने बात की तो इसको हम लिख देते हैं ऐसा, 2 इंटू के वेयर के इज इंटीजर, के इज इंटीजर, के बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि पूरा एक्सपांशन पे हमें ध्यान नहीं देना, सिर्फ ये पता है कि ये इंटीजर वैल्यू आएगी। स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइए। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, ये चीज हो गया। अभी मैंने एक और चीज बताई थी आपको, हमने आर को ऐसा भी बोला था ना स्टूडेंट, आर इज इक्वल टू आई प्लस एफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इंटीग्रल पार्ट की बात कर रहे हैं। सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ ये वाला 7 + 4 इंटू √3 होल रेज़्ड टू पावर n, ये बेसिकली आर लिया था, तो बेसिकली वो आर के इंटीग्रल पार्ट की बात कर रहे हैं। मतलब ये आई जो है ना, आई नोटेशन, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कि वो इवन है कि ओड है, तो ये चीज आपको डायरेक्टली भी पता चलेगी स्टूडेंट यहाँ पे। अच्छा, ये चीज होगी आर प्लस जी आप इज इक्वल टू 2k हो गया। एंड स्टूडेंट, जो एल्गोरिदम हमने लिखा था वहां पे हमने क्या चीज लिखी थी, किसी को याद है? अगर आपने आर एंड जी को ऐड किया है, मतलब जी को बेसिकली ऐड किया, तो वो वाले केस में हमें ये चीज मिलती है, f प्लस जी इज इक्वल टू 1। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहेगा, मैम f प्लस जी इज इक्वल टू 1 कैसे लिखा है एल्गोरिदम में? वो आपको चाहिए तो उसका रीजन मैं आपको ब्रैकेट में दिखा देती हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो फ्रैक्शनल पार्ट था अपना, क्या रहता है यहाँ पे, किसका फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रही हूँ मैं स्टूडेंट? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर की बात कर रही हूँ। ये पता है आपको 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट जब टोटली आपका आंसर आर इंटीजर देगा तो वो वाले केस में फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 0 इज लेस देन इक्वल टू भी आ गया है यहाँ पे एफ। ओके, तो यहाँ पे लिखा है जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, एंड अभी जी की बात करी थी, 0 हमने जी की क्या बात करी थी, जो जी है वो भी आपका 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ से स्टूडेंट क्या बात करेंगे, अगर मैं बात करूं, ओके, ये रीजन है, सिर्फ वो एल्गोरिदम हमने डायरेक्टली लिखा था, तो यहाँ पे उन दोनों के एडिशन की बात को स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं? इन दोनों के एडिशन की बात करूं तो 0 इज लेस देन f प्लस जी लेस देन 2। एंड स्टूडेंट यहाँ से आप देखिए, ये जो चीज लिखी है r प्लस जी इज इक्वल टू 2k। ठीक है, r प्लस जी इज इक्वल टू 2k यहाँ पे लिखा है, r प्लस जी इज इक्वल टू 2k लिखा है। एंड r हमारे पास क्या है, बेसिकली f प्लस जी, नहीं सॉरी, f प्लस जी नहीं, यहाँ पे i प्लस f आएगा। ठीक है, i प्लस f। ठीक है, एंड ये प्लस जी। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि i इंटीजर है, कि i इंटीग्रल पार्ट है तो इंटीजर है, 2k भी इंटीजर अभी आपने बताया। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये वाली बात? एक बार देती हूँ, यहाँ पे मैंने r प्लस जी इज इक्वल टू 2 के लिए आपको दिखाया, क्योंकि 2 टाइम्स इंटीजर आ रहा था, और i, ये जो r है हम उसको i प्लस f लिखा है। i क्या है यहाँ पे, इंटीग्रल पार्ट है, f फ्रैक्शनल पार्ट है। तो स्टूडेंट ये इंटीग्रल पार्ट है आपके पास, मतलब ये वाला इंटीजर वैल्यू दे रहा है आपको, ये वाला भी इंटीजर है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे f प्लस जी आपको कोई इंटीजर ही मिलने वाला है, 2k माइनस आई हो जाएगी, ये इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया ये वाली बात? एंड यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या बोल रहे हैं कि 0 इज लेस देन f प्लस जी लेस देन 2, तो ऐसा कौन सा इंटीजर है जो 0 एंड 2 के बीच में लाई करता है? 1 ही रहेगा।
ये वाली बात समझ में आई? यहाँ से बेसिकली आपको मिला है f प्लस जी। अगर किसी को डाउट रहेगा ना कि मैम आपने एल्गोरिदम में डायरेक्टली वो लिखा कैसे कि f प्लस जी इज इक्वल टू 1, लॉजिक ये है स्टूडेंट, ठीक है। ये वाला चीज आपके लिए ये चीज लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने डायरेक्टली लिख दिया है f प्लस जी इज इक्वल टू 1, तो बेसिकली लॉजिक ये है। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes, ठीक, ma'am. तो ये चीज हो गया स्टूडेंट। यहाँ से देखो एकदम इजी था, वो वाला पार्ट मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा था। r प्लस जी इज इक्वल टू 2 की हो गया, f प्लस जी इज इक्वल टू 1 हो गया, तो यही चीज को हम लिख देते हैं। तो ये वाला ओके, यहाँ पे इस जगह नहीं है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिखा देती हूँ, आप चाहे तो एक पेज ऐड कर देती हूँ। ये तो आपका लॉजिकल रीजनिंग में बोल सकते हो, या इरेज कर दो ये वाली चीज। बताइए, ये आपको चाहिए तो ये वाला पेज रहने देती हूँ, नेक्स्ट पेज ऐड कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे तो क्या क्या लिखा है हमने लिखा है r प्लस जी इज इक्वल टू 2k लिखा है, एंड साथ में हमने ये भी लिखा है f प्लस जी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी हमने रीजन भी जाना कि f प्लस जी इक्वल टू 1 कैसे आया। एंड स्टूडेंट ये वाली चीज बताइए, यहाँ से मैं क्या लिखूं, r आपका बेसिकली i प्लस f है, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, एंड ये आपका हो गया g एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 2k। स्टूडेंट अभी क्या कर सकते हैं बताइए, f प्लस जी को 1 से रिप्लेस कर दे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, i प्लस 1 इज इक्वल टू 2k, ठीक है। इसका मतलब है i इज इक्वल टू 2k माइनस 1। एवरीवन अभी ध्यान दीजिए, 2 इंटू के क्या हो गया, इंटीजर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन इंटीजर हो गया, ठीक है, मतलब इवन नंबर हो गया। अगर इवन नंबर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, इवन मिलेगा कि ओड मिलेगा? ये वाली चीज बताइए। आई इंटीजर है, ये बात एग्री करेंगे। 2k इवन इंटीजर है, बट 2k में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिलेगा, ओड। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन में हमें प्रूव दैट करना था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ किसका था, आर लिख सकते हैं। आर बेसिकली आपका ऐसा था 7 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7 प्लस 4 इंटू रूट 3 का होल रेज टू पावर n इज ओड। ये हमें प्रूव करना था, अदरवाइज क्वेश्चन में ऑप्शन दे देते कि इंटीग्रल पार्ट है इसका, इवन है, ओड है, जीरो है, ऐसा कुछ ऑप्शन में मिल जाता, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं स्टूडेंट, जब भी आपके पास ऐसा फॉर्म में रहता है एक्सपांशन, तो वो वाले केस में उसके इंटीजर वैल्यू उसके फ्रैक्शनल पार्ट के, मतलब इंटीग्रल पार्ट बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने उसको बोला RF फैक्टर प्रॉब्लम, ठीक है। किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में, प्लीज पूछिए। तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया है, ये वाला रीजनिंग के लिए आपको बताया कि f प्लस जी इक्वल टू 1 कैसे आया। किसी को डाउट है ये वाले क्वेश्चन में, प्लीज बताइए। No, ma'am. पक्का ना स्टूडेंट? यहाँ पे चैट सेक्शन में भी देख लेती हूँ किसी ने कुछ पूछा है क्या। No, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या प्रूव दैट लिखा है, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ, इसकी वैल्यू आपको पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे, मतलब यहाँ पे दे सकते हैं ऑप्शन में कैसा 1 2 3 4 ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं प्रूव करके दिखा रही हूँ, लेकिन सेम क्वेश्चन को एग्जाम में ऑप्शन देके आपको पूछ सकते हैं। एवरीवन रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। यहाँ पे क्या बोला है, 5 प्लस 2 इंटू रूट 6 होल रेज टू पावर n, वो है i प्लस एफ, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमें प्रूव करना है कि i प्लस एफ मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट। जैसे हमने नॉर्मल प्रोसीजर अभी किया था, सेम वही करना है। जो गिवन है उसको हम r बोल देते हैं, ताकि हमें इजी रहे जो एल्गोरिदम फॉलो करने में। तो इसको हम r बोल देते हैं, लेट r इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू रूट 6 होल रेज टू पावर n, और ये इक्वल टू i प्लस एफ भी गिवन है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन मुझे इसका एक्सपांशन बताएगा, इसका 5 प्लस 2 इंटू रूट 6 होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन बताइए बाइनोमियल थ्योरम से। क्या हो जाएगा, nc0 0. 5 का पावर n, ठीक है। फिर nc1, एवरीवन यहाँ पे देख लीजिए, 5 रेज टू पावर n माइनस 1 हो गया, 2 इंटू रूट 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म की बात की जाए, nc2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 5 रेज टू पावर n माइनस 2, एंड यहाँ पे 2 इंटू रूट 6 का पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। पूरा चाहिए तो पूरा लिख दीजिए, लास्ट में लिखना है तो लास्ट वाले टर्म एनसीएन हो गया। यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू रूट 6 होल रेज टू पावर n, ठीक है। किसी को डाउट है कैसे लिखा वो भी पूछ सकते हो, अदरवाइज ये चीज हो गया स्टूडेंट,
अभी आर मिल गया है, जी डिफाइन कैसे करना है, जी वैसा डिफाइन करना है कि यहाँ पे जो आर में जो प्लस साइन है उसको माइनस साइन से रिप्लेस करना है, बट क्या चीज याद रखनी है, जी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम दिखा देते हैं यहाँ पे। तो जी हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 2 इंटू रूट 6 होल रेज टू पावर एन। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहेगा कि मैम ये वैल्यू बेसिकली ये जो ब्रैकेट में है ये 1 से छोटी है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया है, 5 माइनस 2 इंटू रूट 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया रहेगा रूट 6 की वैल्यू आपकी 2.44 समथिंग होती है, ठीक है, 2.449। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा, और इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो बेसिकली जो आंसर आपका 1 से स्मॉलर ही है। तो ये वाली चीज आपको पता चलेगी। जी की जो वैल्यू है, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, एक सेकेंड, ओके इसको मैं इरेज कर देती हूँ, कुछ तो मिस्टेक हो यहाँ पे। ओके तो हमने जी क्या लिखा था, जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू रूट 6 होल रेज टू पावर एन। ठीक है स्टूडेंट, आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि हमने बताया एल्गोरिदम में जो जी की वैल्यू है बेसिकली आपका 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, वो आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो जी हमने ऐसा डिफाइन कर दिया। स्टूडेंट कौन मुझे इसका एक्सपांशन बताएगा बाइनोमियल थ्योरम से, ये हो जाएगा आपके पास, एक सेकेंड, ये हमारे पास हो गया एवरीवन, एन सी 0 5 रेज टू पावर एन हो गया, फिर माइनस साइन आएगा, प्लीज देख लीजिए यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे बीच में अलग अलग डॉट क्यों दिख रहा है मुझे, यहाँ पे NC1 हो गया। एवरीवन प्लीज बताइए यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ सही है कि नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 5 का पावर n माइनस 1 एंड यहाँ पे 2 इंटू रूट 6। मैंने ऑलरेडी माइनस साइन बाहर लगा दिया, आप चाहे तो ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 इंटू रूट 6 का पावर 1 लिख सकते हो, फिर भी बाहर माइनस दिखेगा आपको, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बाहर लगा दिया है। प्लस NC2 यहाँ पे मिलेगा 5 का पावर n माइनस 2 एंड यहाँ पे स्टूडेंट 2 इंटू रूट 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड स्टूडेंट यहाँ पे फिर माइनस साइन आएगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म की बात की जाए तो -1 का पावर n लगाइए एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, NCN 2 इंटू रूट 6 होल रेज टू पावर n। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछिए। तो ये जी हमारा ऐसा हो गया। ओके स्टूडेंट, अभी देखिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जी में क्या हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि वो टर्म जो इंटीजर वैल्यू नहीं दे रही है, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे 2 का पावर 2 इंटू रूट्स, देखो यहाँ पे वापस मेरा मिस्टेक है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे 2 इंटू रूट 6 का जो पावर है ना, अगर ओड हो रहा है वो वाले केस में आपको इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे आर की चेक कर लीजिए, तो आर का एक्सपांशन भी लिख दिया है, जी का भी लिख दिया है। तो अभी आप मुझे बताइए आर और जी को ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, ताकि जो रिजल्टिंग जो चीज मिले आपको वो इंटीजर वैल्यू मिले। तो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे प्लस साइन है सब जगह एंड यहाँ पे माइनस साइन कहाँ मिल रहा है, जहाँ पे 2 इंटू रूट 6 का पावर ओड होता है वहां पे माइनस साइन मिल रहा है। ठीक है, तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो ऐड कर लेते हैं, तो आर प्लस जी। अच्छा किसी स्टूडेंट ने कुछ पूछा है, अच्छा करिश्मा आपने आंसर दे दिया है। ओके 2 टाइम्स आप क्या बता रहे हैं, NC0, हाँ वेरी गुड, आप सही आंसर कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट लिख लेते हैं यहाँ पे आर प्लस जी क्या मिलने वाला है आपको, जहाँ पे 2 टाइम्स रूट 6 की पावर ओड हो रही है वो वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तो मिलेगा क्या, बेसिकली आपको मिलेगा 2 टाइम्स, यहाँ पे मिलेगा NC0 5 का पावर n मिलेगा यहाँ पे, फिर मिलेगा आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी NC, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 मिलेगा स्टूडेंट 5 का पावर n माइनस 2 एंड यहाँ पे बात की जाए तो ये हमारे पास 2 इंटू रूट 6 की पावर 2 हो गया, 2 इंटू रूट 6 का होल रेज टू पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, आर प्लस जी इज इक्वल टू 2k वेयर के इज सम इंटीजर, क्योंकि हमने अभी बात करी है कि ये वाला चीज हमें इन दोनों को ऐड करने पर इंटीजर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से बात की जाए तो ऐसा लिख सकते हूँ, therefore r plus g is equal to 2k where k is some integer। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछ लीजिए। आपने ऐड किया है वापस से, तो यहाँ पे एक और चीज मिलेगी, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन भी बता सकती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो आपने ऐड किया है जी को आर में टू गेट इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ से हमने क्या बात करी थी, f प्लस जी आपको 1 मिलेगा।
ठीक है, ये चीज हमने एल्गोरिदम से डायरेक्टली लिखी है, किसी को उसका प्रूफ चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये चीज हो गई। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या लिखा है, आर प्लस जी इज इक्वल टू 2 के लिखा है। तो आर बेसिकली होता क्या है आपका, आई प्लस एफ ऑलरेडी दिया है। ठीक है, तो आर को रिप्लेस कर दिया आई प्लस एफ से एंड जी एज इट इज, और ये आपका 2 के अभी आपको मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, एंड एफ प्लस जी इज इक्वल टू 1 दिया है यहाँ पे। अच्छा, ये चीज लिखने की वैसे तो जरूरत है नहीं स्टूडेंट, क्यों जरूरत नहीं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये चीज हो गई। यहाँ से एक चीज हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से हम लिख सकते हैं g इज इक्वल टू 1 माइनस एफ। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? आप बोलेंगे मैम आपने वो इरेज क्यों कर दिया, रीजन दिखाती हूँ मैं आपको। रीजन ये था, क्वेश्चन में बोला था प्रूव दैट आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 1। तो आई प्लस एफ स्टूडेंट क्या है, बेसिकली आपका आर है जो गिवन है। ठीक है, ये 5 प्लस 2 इंटू रूट 6 होल रेज टू पावर एन। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमें पता है क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, सो 1 माइनस एफ की मुझे वैल्यू चाहिए, तो वो मैंने यहाँ से निकाल दी है। एफ प्लस जी इज इक्वल टू 1 है, मतलब जी की वैल्यू हो गई 1 माइनस एफ। ठीक है स्टूडेंट, अभी जो प्रूव करना है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो देयरफॉर आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ, इसकी वैल्यू हमें 1 प्रूव करनी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला, तो ये कंसीडर कर लेते हैं। आई प्लस एफ क्या है स्टूडेंट, आर ही दिया है बेसिकली, जो ऑलरेडी गिवन था हमारे पास। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास है। आपको चाहिए तो एक बार मैं लिख देती हूँ ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो। ये बेसिकली आर है और 1 माइनस एफ क्या है आपका जी, सो आर इंटू जी। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा क्रॉस लगा दीजिए। एंड यहाँ पे आर की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, 5 प्लस 2 इंटू रूट 6 होल रेज टू पावर एन है। यहाँ पे 5 माइनस 2 इंटू रूट 6 होल रेज टू पावर एन। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा रही हूँ। 5 प्लस 2 इंटू रूट 6 इंटू 5 माइनस 2 इंटू रूट 6 होल रेज टू पावर एन। ठीक है, इंडाइसिस का प्रॉपर्टी a इंटू बी होल रेज टू पावर आपका n है, तो क्या होगा a का पावर n इंटू बी टू द पावर n। अच्छा स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, एक आइडेंटिटी में अप्लाई करने वाली हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं ये चीज लिख सकती हूँ कि नहीं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2 इंटू रूट 6 का स्क्वायर हो गया एंड इसका होल रेज टू पावर n है। किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में, प्लीज पूछिए एवरीवन। No, ma'am. पक्का ना, ये आइडेंटिटी मैंने यूज की है स्टूडेंट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेम एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 5 का स्क्वायर 25 एंड यहाँ से बात की जाए स्टूडेंट 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट 6 का स्क्वायर होगा 6, तो ये हो गया 24। ठीक है, एंड इसका होल रेज टू पावर n मिल रहा है। तो बात की जाए स्टूडेंट इसकी, तो ये हो गया 1 रेज टू पावर n और ये क्या मिलेगा 1। ठीक है, समझ में आया? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। देयरफॉर आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 1, हैंड्स प्रूव। क्योंकि हमें प्रूव करना था लेकिन एग्जाम में ऐसा आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल टू करके आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 0 1 2 3 ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में तो प्लीज पूछिए। तो एक और क्वेश्चन हम आरएफ फैक्टर प्रॉब्लम पे करेंगे, उसके बाद हम मल्टीनोमियल थ्योरम का डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, थैंक यू करिश्मा, थैंक यू लीना, थैंक यू एवरीवन। कुछ आई थिंक करिश्मा एंड लीना ने यहाँ पे चैट में रिप्लाई किया था क्वेश्चन का लास्ट का, थैंक यू फॉर दैट। ठीक है, आप सबको पार्टिसिपेट करना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आरएफ फैक्टर प्रॉब्लम का इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या बोला है, लेट आर इज इक्वल टू 6 इंटू रूट 6 प्लस 14 होल रेज टू पावर दिया है 2n प्लस 1। ठीक है, एंड एफ क्या है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, क्योंकि हमने पता है आर को हम लिखते हैं आई प्लस एफ, आई इंटीग्रल पार्ट होता है, एफ फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो यहाँ पे बोला है देन फाइंड आर इंटू एफ, मतलब आर और एफ का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको, कैसा करेंगे ऐसा हम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, जो गिवन है आर, ये है हमारे पास 6 इंटू रूट 6 प्लस 14 होल रेज टू पावर दिया है 2n प्लस 1। ठीक है, और आप इसको आई प्लस एफ भी बोलते हैं, अभी तक हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। एफ फ्रैक्शनल पार्ट है, आई यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट है। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे इसका एक्सपांशन बताना चाहेगा, प्लीज बताइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल जो हमने किया है यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, ये हो जाएगा 2n प्लस 1
ठीक है, फिर यहाँ पे c 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे 6 इंटू रूट 6 का पावर n, नहीं n की जगह क्या है लेकिन यहाँ पे ये वाली ध्यान देने वाली बात है 2n+1। स्टूडेंट यहाँ पे इंडेक्स हमारा 2n+1 मिल रहा है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है हमें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ये हो गई। नेक्स्ट टर्म की बात की जाए, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी 2n+1 c1 एंड यहाँ पे 6 इंटू रूट 6 इसका पावर हो जाएगा 2n+1 -1 ना, ठीक है, तो 2n हो जाएगा। एंड स्टूडेंट ये वाली बात करें, यहाँ पे हमारे पास 14, आप चाहे तो इसको थोड़ा इंटरचेंज करके भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है स्टूडेंट। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 14 प्लस ऐसा लिखना चाहे तो वैसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने ऐसा लिखा है तो ऐसे भी चलेगा, सेम आंसर आएगा हमारा। एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 14 रेज टू पावर 1, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? ये हमारी सेकंड टर्म होगी, उसके बाद की टर्म डॉट डॉट करके मैं लिखना चाह रही हूँ, आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट वाली टर्म लिख के दिखा देती हूँ आपको, या डॉट डॉट भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। लास्ट टर्म अगर आपको चाहिए तो लास्ट टर्म हमारे पास हो जाएगी 2n+1 c, यहाँ पे हो जाएगी, एक सेकेंड यहाँ पे प्लस साइन अच्छे से लगाते हैं, तो यहाँ पे डॉट 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 एंड ये प्लस साइन एंड ये 2n+1 एंड यहाँ पे क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास मिलेगा, बताइए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 6 इंटू रूट 6 का पावर तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे 14 रेज टू पावर आपका पास हो जाएगा 2n+1, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है स्टूडेंट, आपको अगर किसी को डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम कीजिए, 6 रूट 6 प्लस 14 को आप पहले 14 लिख लीजिए ब्रैकेट में, फिर 6 रूट 6 लिख लीजिए, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, सिर्फ यहाँ पे टर्म आगे पीछे लिखिए, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? अच्छा ये आर हो गया। अभी जी हमें डिफाइन करना है ताकि ये चीज हमें पता चले कि जो हम जी डिफाइन कर रहे हैं वो आर से ही मिलेगा, वहां पे प्लस साइन को माइनस साइन से रिप्लेस करना है बेसिकली। एंड यहाँ पे लेकिन चेक करना है कि जो जी की वैल्यू आती है वो 0 और 1 के बीच में आ रही है कि नहीं, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली चीज हमें चेक करनी है। ये वाली बात किसी को ये वाले स्टेप में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। एवरीवन पक्का ना, ये वाली चीज समझ में आई? अच्छा अभी जी की बात करें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको रूट 6 की वैल्यू बताई थी, ठीक है। आपको चाहिए तो वापस से बता देती हूँ स्टूडेंट, रूट 6 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि रूट 6 आपका क्या होता है √2 इंटू √3, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें मिल रहा है 6 इंटू √6 प्लस 14 दिया है। लेकिन अभी मेन चीज क्या है, कंफ्यूजन ये होता है स्टूडेंट, क्योंकि जी तो हमें मिल जाएगा आर से, लेकिन प्लस साइन को माइनस साइन से रिप्लेस करके, लेकिन एक ही बात होनी चाहिए कि जो जी की वैल्यू आती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया है, तो यहाँ से पहले हम जी लिखते हैं। जी हमारे पास कैसा लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए, मैं साइन नहीं लगा रही हूँ, एक मिनट। यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू √6, यहाँ पे 14 है एंड इसका पावर कितना है, होल रेज टू पावर 2n+1, लेकिन यहाँ पे प्लस लगाऊंगी माइनस लगाऊंगी वो चीज आपको अभी ऑब्जर्व करनी है। इनमें से कौन सी टर्म बड़ी है? यहाँ पे अगर मैं आपको वैल्यू बताना चाहूँ स्टूडेंट इसकी √6 की, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताई थी, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, एक सेकेंड। √6 की अगर आपको क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, √6 की वैल्यू स्टूडेंट ये होती है 2.44, ठीक है। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहे, जैसे अभी मैं करके दिखा देती हूँ आपको, 6 4 24, ये 24 और 2 कितना हो गया स्टूडेंट, 24 एंड 2, एक सेकेंड मिस्टेक यहाँ पे, ये 24 का 24, ये 26, तो बेसिकली ये वाली वैल्यू बड़ी है, हमने सही किया स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू 14 से बड़ी है। देखो यहाँ पे 14 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन देंगे कि √6 की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है, ताकि आपको इजिली कर पाए उसको। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या करना है, जी मिलेगा आर से, कैसे किया है आपने, प्लस साइन को माइनस साइन से रिप्लेस किया, बट ये चीज चेक करनी है कि जो जी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट अभी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा हमें, पहली टर्म मिलेगी 2n+1 c0 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 6 इंटू √6 का पावर कितना हो जाएगा 2n+1। अच्छा उसके बाद की बात की जाए स्टूडेंट, माइनस साइन आएगा 2n+1, यहाँ पे c1, यहाँ पे 6 इंटू √6 होल रेज टू पावर हो जाएगा 2n+1 -1, ओके। अच्छा उसके बाद क्या लिखे स्टूडेंट यहाँ पे 14,
ठीक है, आप चाहे तो हाँ इसके बाद प्लस टर्म लिख सकते हो, डॉट डॉट डॉट, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -1 हो जाएगा। लास्ट टर्म की बात की जाए तो स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा 2n+1 c 2n+1, एंड यहाँ पे हमारे पास कितना मिलेगा 14 का पावर n या 2n+1। 2n। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ऐसा दिया, स्टूडेंट इंडेक्स अलग दिया है ना, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। अदरवाइज हम अगर एन दिया तो इजिली लिख देते। अच्छा स्टूडेंट, अभी आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमने थोड़ी सी जो टर्म लिखी थी ना, यहाँ पे जो टर्म है, देखो यहाँ पे पिछले जो 2 क्वेश्चन थे उसमें तो आप डायरेक्टली ऐड कर रहे थे आर एन जी को, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए आर ऐसा है, तो हमें क्या है इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो हमें आर और जी को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, वो सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, तो बेसिकली 6 इंटू √6 का पावर यहाँ पे जब ओड हो रहा है, देखिए यहाँ पे जैसे पहले वाले टर्म में 6 इंटू √6 का पावर ओड दिया है, यहाँ पे प्लस साइन है, जी में भी प्लस साइन है। समझ में आ रहा है आपको? एवरीवन दिख रहा है आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करके? और यही वाली टर्म जो है जैसे 6 इंटू √6 वाली ना, अगर इसका पावर ओड हो गया तो ये बेसिकली हमें इंटीजर वैल्यू नहीं देगी। ठीक है, तो मुझे यही वाली टर्म को एलिमिनेट करना है स्टूडेंट। यहाँ पे बेसिकली जितने भी एक्सपांशन में ऐसी टर्म मिलेगी 6 इंटू √6 रेज टू पावर सम ओड नंबर, तो वो वाली टर्म मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो अपने को इंटीजर वैल्यू नहीं देगी। तो ये वाली केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपको आर में से जी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। एवरीवन ध्यान दीजिए, ये वाली चीज समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें क्या चाहिए, आर और जी को ऐड करे कि सब्ट्रैक्ट करे, ऐसा डिसाइड करना है ताकि जो रिजल्टिंग आंसर मिले वो इंटीजर वैल्यू मिले। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, देख लीजिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो क्या होगा यहाँ पे, तो आप लिखेंगे आर माइनस जी। अभी चीज ऑब्जर्व कीजिए, आर माइनस जी क्या हो गया है, देखो यहाँ पे पहली वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, फिर यहाँ पे आपकी थर्ड टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आर माइनस जी क्या मिलेगा, वो ये वाली चीज बताइए। 2 टाइम्स मिलेगा, लेकिन 2 टाइम्स क्या मिलेगा एवरीवन, ये मिलेगा 2n+1 c1, यहाँ पे लिख देती हूँ 2n+1 c1, एंड यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 6 इंटू √6, इसका पावर हो गया 2n+1, नहीं 2n, एक सेकेंड यहाँ पे मिस्टेक है मेरा, हाँ सही लिखा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है इवन पावर वाली टर्म मिलेगी, ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट टर्म अगर लिखना चाहिए स्टूडेंट, क्या मिलेगा नेक्स्ट टर्म बताइए, 2n+1, यहाँ पे हो जाएगा c3, एंड यहाँ पे 6 इंटू √6, एंड इसका पावर कितना हो जाएगा एवरीवन प्लीज बताइए, यहाँ पे 2 ओके 2n -2 हो जाएगा ना, प्लीज देखिए एक बार, देखो ऐसा 2n+1 -3 करेंगे ना, तो ये वाला, एंड यहाँ पे इंटू कुछ भी आ रहा है, इंटू क्या है स्टूडेंट आपके पास, इंटू आपको मिलेगा यहाँ पे, एक सेकेंड ये वाला इरेज करती हूँ, एंड यहाँ पे इंटू आपको मिल रहा है 14 रेज टू पावर 3। अच्छा यहाँ पे मैंने 14 लिखा नहीं, यहाँ पे भी 14 आना चाहिए फिर तो, देखिए हाँ 14 नहीं लिखा, 14 भी आएगा यहाँ पे, ओके यहाँ पे मिस्टेक है मेरा, यहाँ पे 14 आएगा स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन में, एक सेकेंड। अच्छा मेन चीज के जो आंसर वो इंटीजर आना चाहिए, मेन चीज तो यही है, लेकिन यहाँ पे लिखना जरूरी है, यहाँ पे 14 आएगा, फिर ये प्लस है, एंड यहाँ पे 14 का पावर कितना है स्टूडेंट 3, ओके दूसरी जगह लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड इरेज नहीं हो रहा है ये, ओके हाँ यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट, इसका इंटू में आपको क्या मिल रहा है, एक सेकेंड मल्टी, कुछ तो एरर हो रहा है आज, ये काम नहीं कर रहा है अच्छे से, ये इंटू यहाँ पे मिलेगा आपको 14 का पावर 3, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। किसी को डाउट है इसमें एवरीवन, ये वाली बात समझ में आई ना, हमने क्या किया यहाँ पे आर एंड जी के बारे में बात कर रहे हैं, आर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, जी हमने डिफाइन किया है, क्या है आर से ही मिला है, लेकिन वहां पे प्लस साइन को माइनस साइन से रिप्लेस करके, तो स्टूडेंट आर माइनस जी हमें ये मिल गया है, और ये जो टोटल ब्रैकेट है इसको मैं के से रिप्लेस करने वाली हूँ, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं देयरफॉर आर माइनस जी इज इक्वल टू 2k, ठीक है, के इज इंटीजर। किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में प्लीज पूछिए, सबको समझ में आया? यस मैम। फिर हमें प्रूफ क्या करना है ये वाले क्वेश्चन में, देखिए तो यहाँ पे बोला है आर इंटू एफ फाइंड करना है, आर और एफ का मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ से हमने लिख दिया आर माइनस जी इज इक्वल टू 2k हो गया। स्टूडेंट हमने जो एल्गोरिथम लिखा था वहां से हमने बोला था अगर जी सब्ट्रैक्ट होता है, देखिए वो वाला एक बार मैं दिखा देती हूँ,
अगर आप जी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो वाले केस में आपको मिलता है एफ इज इक्वल टू जी, मतलब वो वाले केस में क्या मिलता है आपको, आर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो जी के इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू जी, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अभी तो इजी हो गया क्वेश्चन। कैसे स्टूडेंट, आर आपको ऑलरेडी पता है जो गिवन एक्सपांशन था, और जी हमने क्या किया था, बेसिकली आर में प्लस साइन को माइनस साइन से रिप्लेस करके बाकी सब चीज एज इट इज लिखा था। ठीक है, तो आप कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि आर इंटू एफ का प्रोडक्ट बोला था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड आर इंटू एफ। ठीक है, अभी इजी हो गया हमारे पास। सो देयरफॉर आर इंटू एफ इज सेम एज आर इंटू जी। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा क्रॉस वाला दिखा दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। आर क्या है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे, आप पूरा देखना पड़ेगा। यहाँ पे 6 इंटू रूट 6 प्लस 14 था ना, 6 इंटू रूट 6 प्लस 14 है जी, इसका होल रेज टू पावर n है। यहाँ पे हमारे पास 6 रूट 6, यहाँ पे माइनस 14 होल रेज टू पावर है n। ठीक है स्टूडेंट, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन में किया था वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास मिलेगा 6 इंटू रूट 6। मैम हाँ मैम होल रेज टू पावर 2n+1 है। हाँ, एक सेकेंड, हाँ थैंक यू सो मच यहाँ पे याद दिलाने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था पावर। हाँ, तो यहाँ पे 2n+1 है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। यहाँ पे तो पावर में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास 2n+1 है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यहाँ पे तो यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट, 2n+1 है यहाँ पे, और इसका भी पावर 2n+1 है। ठीक है, अभी बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस 14 इंटू 6 इंटू रूट 6 माइनस 14 ब्रैकेट कंप्लीट, और उसका होल रेज टू पावर 2n+1। अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इंडाइसिस का प्रॉपर्टी लगाइए एंड प्लीज मुझे बताइए क्या मिल रहा है आपको। एवरीवन प्लीज सोल्व दिस। यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 14 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे ब्रैकेट का पावर कितना है, होल पावर 2n+1। तो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे देख के यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है एवरीवन, ये कितना हो रहा है, अच्छा 6 इंटू 6 आएगा, तो 6 का क्यूब आ रहा है बेसिकली, तो ये होते हैं 216, एंड 14 का स्क्वायर करते हैं तो स्टूडेंट कितना आता है, आई थिंक यहाँ पे आता है 196, चेक कीजिए। 96। हाँ, यस एंड होल रेज टू पावर 2n+1 भी है। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए क्या आ रहा है। यहाँ पे 20 दिख रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, नेक्स्ट में पार्ट में लिख देते हैं। सो देयरफॉर आर इंटू एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे 20 और उसका होल रेज टू पावर कितना मिल रहा है, 2n+1। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट स्टूडेंट प्लीज नो बताइए, मैम। पक्का ना। तो हमने आरएफ फैक्टर प्रॉब्लम पे 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। एल्गोरिदम बहुत इजी है स्टूडेंट। यहाँ पे ये कब अप्लाई करेंगे, जब आपको ऐसा फॉर्म में क्वेश्चन दिखे, रूट ए प्लस बी होल रेज टू पावर एन। अगर ऐसा फॉर्म में दिखता है तो उस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, इसके एक्सपांशन का इंटीग्रल पार्ट बताओ। ठीक है, या आप बोलेंगे इसका फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बताओ, तो वो वाले प्रॉब्लम को हमने आरएफ फैक्टर प्रॉब्लम बोला है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये वाली बात में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। अभी आज के लिए हम मल्टीनोमियल थ्योरम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। एक सेकंड, क्या किया मैंने, एक सेकंड, ये वाली चीज चाहिए, जो चीज नहीं चाहिए उसको इरेज कर देते, ये वाली। स्टूडेंट प्लीज बताइए किसी को कुछ डाउट है। अच्छा करिश्मा, आपने आंसर तो बताया, लेकिन वो 20 रेज टू पावर 2n+1 भी रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 20 तो बोल नहीं सकते क्योंकि मल्टीप्लीकेशन पूछा है, पावर 2n+1 क्योंकि इसका हमें पता नहीं है, तो पूरा लिखना पड़ेगा 20 रेज टू पावर 2n+1। ठीक है स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीनोमियल थ्योरम। लेकिन उससे पहले मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम का भी दिखा देती हूँ स्टूडेंट। हमने क्या लिखा था, अगर हमारे पास ऐसा है एक्सपांशन x प्लस वाई होल रेज टू पावर n, हमने इसको सिग्मा के फॉर्म में ऐसा लिखा था कि नहीं स्टूडेंट, सिग्मा NCR x टू द पावर n माइनस r इंटू वाई टू द पावर r, और r की वैल्यू 0 से n आती है। लिखा था ऐसा स्टूडेंट, प्लीज बताइए। जो जनरल फॉर्म लिखते हैं एंड बेसिकली एडिशन लिखा है ना उनका सिग्मा के फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारे टर्म आपको पता है, इसके एक्सपांशन में आपको n+1 टर्म आती है, और सिग्मा के फॉर्म में हम ऐसा लिखते हैं। किसी को डाउट है यहाँ पे, देखो पहले वाले स्टेप में रेड मार्क्स से मैं जो टिक कर रही हूँ, ये वाली चीज हमने पढ़ी थी जब पहला बाइनोमियल थ्योरम का डेफिनेशन या स्टेटमेंट बोल सकते हो, जब हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वहां पे मैंने ये भी बताया था
ठीक है, हम सिग्मा के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू 0 से n के बीच में है। अभी स्टूडेंट सेम चीज को यहाँ पे एनसीआर को आप जस्ट रिप्लेस कर दीजिए, एनसीआर का फॉर्मूला सबको पता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप लिखेंगे सिग्मा, यहाँ पे लिखना चाहिए तो लिख दीजिए आर इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 to n, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये बेसिकली एनसीआर को ओपन कर दिया यूजिंग द फॉर्मूला, और बाकी चीज सेम चीज। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैंने क्या किया, सेम चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बेसिकली आपको लास्ट टाइम भी हमने ऑब्जर्वेशन किया था जब बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट हमने लिखा था कि ये जो x और y जो है उन दोनों के इंडाइसिस का अगर सम करेंगे कोई भी टर्म में, वो हमेशा कितना आता है n। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो मैंने लिखा है x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, इन दोनों का एडिशन आपको पता है n आता है, जो है इंडेक्स है इसका बाइनोमियल का। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। तो यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैंने कुछ अलग यूज किया, x का पावर जैसे s बोल दिया, y का पावर t बोल दिया, एंड ये चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, s प्लस टी आपका कितना आता है, n आता है। एवरीवन प्लीज बताइए। तो ये आप चाहे तो ये वाला सेकंड वाले स्टेप में लिखा है वैसा लिखिए, या इन जनरल में ये क्यों बता रही, क्योंकि अभी मल्टीनोमियल थ्योरम यहाँ से आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व करना है आपको, बेसिकली कि जो x प्लस वाई होल रेज टू पावर n है उसका एक्सपांशन सिग्मा के फॉर्म में ऐसा आता है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा। अच्छा, ये जो है n फैक्टोरियल कैसे आया, n क्या है, यहाँ पे इंडेक्स है, यहाँ पे जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपने लिखा है उसका होल रेज टू पावर n था, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल आता है। और ये डिनोमिनेटर जो आपने s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल लिखा है, बेसिकली कहाँ से आया स्टूडेंट, यहाँ पे x का पावर कितना था, यहाँ पे s लिखा है तो यहाँ पे s फैक्टोरियल, y का पावर t था तो t फैक्टोरियल। तो ये इन जनरल आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है मैं वो आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये हमने ये जो मैंने फर्स्ट टिक किया ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था, सेम चीज को हमने एनसीआर को एक्सपांड करके लिख दिया, तो ऐसा लिख दिया। अभी मैंने क्या बताया, जो हम x टू द पावर n माइनस आर लिखते थे, अगर मैं बोल रही हूँ x का पावर कोई s है यहाँ पे, ठीक है, और y का पावर t है, लेकिन एक चीज याद होना चाहिए, आपने पढ़ा था कि बाइनोमियल एक्सपांशन में ईच टर्म में आप क्या करते हैं, x एंड y जो है उनके इंडाइसिस को ऐड करते हैं तो n मिलता है। तो वही चीज यहाँ पे बताइए कि s प्लस टी अगर आपका n है तो x प्लस वाई होल रेज टू पावर n आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू सिग्मा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s फैक्टोरियल इंटू t फैक्टोरियल इंटू x का पावर s y का पावर t। स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन में आपको सोल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सेम चीज से फिर हम यहाँ पे तो बाइनोमियल था स्टूडेंट हमारे पास, ट्राइनोमियल या कोई भी अगर आपके पास ऐसा मिले x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होल रेज टू पावर n, अगर उसमें अगर मैं पूछूं कोई टर्म, बेसिकली अगर मैं बोलूं कि जैसे एक्स रेज टू पावर 1 इंटू वाई रेज टू पावर समथिंग, उसका कोएफिशिएंट बताइए, तो डायरेक्टली यहाँ से ऑब्जर्व करके आप बता सकते हैं। एवरीवन देखिए, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, x का पावर s y का पावर t। अगर मैं बोलूँ कि इसके एक्सपांशन में x का पावर s y का पावर t ये वाली टर्म का कोएफिशिएंट मुझे पता ही, तो डायरेक्टली आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, बेसिकली यहाँ से देखो एक एग्जांपल लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कोई एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे रेड पेन से लेती हूँ। अगर स्टूडेंट हमारे पास ऐसा है x प्लस वाई होल रेज टू पावर जैसे 3 है, ये तो आपको सबको पता है। ठीक है, तो अभी मैं जैसे बात करूँ यहाँ पे, इसका मतलब मैं ऐसा बोलूँ, दिस इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, एंड यहाँ पे आप n फैक्टोरियल लिख रहे हो, एंड यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखे ओके, यहाँ पे x का पावर जैसे मैं बोला s है, y का पावर यहाँ पे t है, तो यहाँ पे आपको नीचे क्या आता है s फैक्टोरियल। अच्छा उल्टा दिख रहा है ना स्टूडेंट, ये वाली चीज थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, या कोई और एग्जाम्पल इसी में भी लेना चाहे तो एक सेकेंड। ओके, इधर लिख के मैं यहाँ पे x प्लस वाई होल रेज टू पावर 3, ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो सिग्मा, ओके, n की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हो गया, डिवाइडेड बाय मैं यहाँ पे बोल रही हूँ s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे मैं बोल रही हूँ x का पावर s y का पावर t। अच्छा स्टूडेंट, अभी आप मुझे कोई भी पूछेंगे, अगर आपने बोल दिया कि आपको कोएफिशिएंट किसका चाहिए, आपको कोएफिशिएंट चाहिए इसका एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसका कोएफिशिएंट चाहिए। स्टूडेंट याद है आपको, तो एक्सपांशन सबको पता है, ये x प्लस वाई होल रेज टू पावर 3 इसका एक्सपांशन आपको ऑलरेडी क्योंकि आइडेंटिटीज में भी पढ़ा है। अदरवाइज यहाँ से कैसे पता चलता स्टूडेंट, देखिए x का पावर है 2, तो बेसिकली आपको क्या मिलता है यहाँ से 3 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और y का पावर कितना है 1, ठीक है। सो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना आया 3। समझ में आया स्टूडेंट, यहाँ से क्या हो रहा है, ये वाली थियरम से बेसिकली ये चीज से आप डायरेक्टली इजिली आंसर बता सकते हो, अदरवाइज आपको जनरल टर्म लिखनी पड़ती, पावर चेक करते कि कितना है। हमने अभी ऐसे ही किया था ना, पूरा लॉन्ग मेथड से किया था। अभी ये वाला चीज हम ऑब्जर्वेशन मल्टीनोमियल थ्योरम यहाँ पे हम यहाँ पे तो 2 ही वेरिएबल मैंने लिया, अभी आगे आपको इन जनरल भी दिखाने वाली। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। यहाँ पे सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि ईच टर्म में जो यहाँ पे जो वेरिएबल प्रेजेंट है उनके इंडाइसिस का एडिशन आपका n आना चाहिए, जो यहाँ पे है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इंडेक्स है। ठीक है, समझ में आया। यस मैम। अच्छा, एक स्टूडेंट ने करिश्मा ने पूछा था मैम एफ जी कैसे हुआ। अच्छा करिश्मा, वो मैंने आपको बताया था ना बाइनोमियल, कौन सा था हमने पढ़ा था अभी, एल्गोरिदम पढ़ा था आर एफ फैक्टर का। तो अगर आपको चाहिए कि एफ इज इक्वल टू जी कैसे, मैंने डायरेक्टली वहां से यूज किया है, आप चाहे तो पूरा उसका मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन बता सकती हूँ। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया था, आर में से क्या है जी सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, एंड यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको चाहिए तो एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ आपके लिए करिश्मा। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। सबको समझ में आए ना ये वाली चीज। मैं अभी और भी क्वेश्चन लिखूंगी, देखो यहाँ पे मैंने ये वाला लिखा था। एंड सपोज यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मुझे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बताइए। अच्छा, एक्स क्यूब लिखा है मतलब एक्स क्यूब इंटू वाई का पावर 0 हो गया स्टूडेंट। समझ में आ रहा है ये वाली बात। अगर ये वाले एक्सपांशन में मैं अगर बोलूं आपको एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बताना है, एक्स क्यूब इज सेम एज एक्स क्यूब इंटू वाई टू द पावर 0, तो यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, आप लिखेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ये आपका ये वाले टर्म का कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 हो गया। स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये चीज मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, अदरवाइज ये चीज ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये एक्सपांशन में बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इंडेक्स कितना है, n है। तो आप x रेज टू पावर समथिंग इंटू वाई रेज टू पावर समथिंग कर रहे तो उनके इंडाइसिस का एडिशन n आना चाहिए, एंड उनके कोएफिशिएंट की बात करें कोई भी टर्म का तो यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एनसीआर को ही एक्सपांड करके लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, एंड जिसको करिश्मा आपको एक बार डाउट है तो एक बार मैं दिखा देती हूँ। अभी मैंने आपका पढ़ा यहाँ पे कि ये f इज इक्वल टू जी कैसे आया स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे g को सब्ट्रैक्ट किया है r में से। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला है 2k। एंड यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, आपको किसी को रिजल्ट जानना है तो इसका एक बार मैं फटाफट दिखा देती हूँ, क्योंकि हमने बात करी थी 0 इज लेस देन g लेस देन 1। ठीक है, एंड ये भी हमने बोला था अभी फ्रैक्शनल पार्ट की, ये भी ये होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। ठीक है, एंड यहाँ पे स्टूडेंट अच्छा वो जो आर है, आर को हमने कैसा लिखा है, आर को लिखा है आई प्लस एफ। ठीक है, ये वाली चीज होगी। एंड यहाँ से आपने ये भी चीज लिखी थी, अभी क्या लिखी है, यहाँ से आपने लिखी है आर माइनस जी इज इक्वल टू 2k, आर माइनस जी इज इक्वल टू 2k लिखी है। ठीक है, तो यहाँ से ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर मैं यहाँ से आर है, आर मतलब यहाँ पे आई प्लस एफ माइनस जी इज इक्वल टू 2k। ठीक है, यहाँ से आप क्या बोल रहे हैं, ये आई ऑलरेडी इंटीजर है, तो यहाँ से आप क्या बोल रहे हैं, एफ माइनस जी इज इक्वल टू 2k माइनस आई। ये चीज मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखा रही हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे एफ माइनस जी भी एक आपका इंटीजर आना चाहिए, ये ऐसा बोल रहे हैं स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आई। यहाँ से जस्ट आपको कंबाइन करके मैंने डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखा है, आर माइनस जी 2k मिला, आर को रिप्लेस कर दिया आई प्लस एफ से, तो मतलब एफ माइनस जी भी एक इंटीजर आना चाहिए। लेकिन आप यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, 0 इज लेस देन जी लेस देन 1, 0 इज लेस देन एफ लेस देन 1, ऐसा मैंने लिखा है। तो अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन की बात करूँ स्टूडेंट, तो यहाँ से आता है ये, देखिए यहाँ पे इन दोनों की सब्ट्रैक्शन की बात करें स्टूडेंट। अच्छा, सब्ट्रैक्शन की बात मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने लिखे 0 इज लेस देन जी लेस देन 1, एंड साथ में ये अगर इन दोनों को मैं मतलब ये वाले में से अगर ये सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे -1 आएगा, -1 इज लेस देन एफ माइनस जी लेस देन यहाँ पे क्या आएगा आपके पास स्टूडेंट 1। अच्छा, ये बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहेगा मैम ये कैसे, एक काम करते कुछ वैल्यू ले लीजिए स्टूडेंट, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो कि मैंने ये लिखा कैसे ये वाली चीज। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात कही, जैसे अगर आप इसकी वैल्यू कुछ ले लेते हैं, जैसे जी की वैल्यू सपोज कुछ वैल्यू लेके देख लीजिए, तो 0.2 ले लीजिए। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट इसकी बात की जाए आप चाहे तो 0.1 ले लीजिए। ठीक है, और हम उनके सब्ट्रैक्शन की बात करें स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लेके दी है एफ माइनस जी कितनी आ रही है बताइए,
0.1 माइनस 0.2 कितना आएगा आंसर? एनीवन? कोई बता रहा है कि नहीं? अच्छा, 0.1 लेकिन साइन माइनस आएगा ना आपका स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैंने एफ की जो वैल्यू ली है ना वो माइनस छोटी ली है। 0. हाँ, यहाँ पे माइनस आ रही है, 0 पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं। एंड यहाँ पे ओके, तो मैंने बेसिकली क्या बोला है कि एफ माइनस जी की वैल्यू ना -1 से 1 के बीच में आएगी, और यहाँ से आप बोल रहे हैं कि एफ माइनस जी आपका एक इंटीजर है, ठीक है? तो -1 और 1 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है बताइए? 0 आता है। Yes, ma'am. एवरीवन, हाँ, तो इसलिए यहाँ पे एफ माइनस जी 0 आया, मतलब एफ इज इक्वल टू जी आया, ठीक है? ये चीज मैंने पूरा बताया नहीं था, क्योंकि मैंने बताया ये चीज आपको समझाने के लिए, अदरवाइज डायरेक्टली एल्गोरिदम यूज कर सकते हो। करिश्मा, समझ में आया आपको? यस मैम. ठीक है करिश्मा, तो ये वाला हो गया। तो मल्टीनोमियल थ्योरम एक बार आज फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इजी है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये वाली चीज हो गई, थैंक यू करिश्मा इसके लिए। एंड ये हमारा पास हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे अगर आपके पास सपोज 3 वेरिएबल है, अभी तक तो आपने बाइनोमियल की बात करी, क्योंकि एक्सप्रेशन में 2 टर्म थे आपके पास, ठीक है? अभी क्या हो रहा है, 3 टर्म है स्टूडेंट। यहाँ पे देख लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर n, तो उसका एक्सपांशन का प्रूफ नहीं करा रही, क्योंकि स्टेटमेंट जरूरी है, हो जाएगा सिग्मा। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए x y z और उनके इंडेक्स कुछ आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे x का पावर सपोज r है, y का पावर यहाँ पे s है, z का पावर t है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको जो मिलेगा इसके एक्सपांशन में, वो टर्म ऐसा मिलेगा, सिग्मा n फैक्टोरियल डिवाइड की सिग्मा क्यों है, क्योंकि एडिशन है, सिग्मा का बेसिकली एडिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू सिग्मा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू s फैक्टोरियल इंटू t फैक्टोरियल। स्टूडेंट यहाँ पे r क्या है, x का इंडेक्स है, s क्या है, y का इंडेक्स है, z क्या, यहाँ पे t क्या है, z का इंडेक्स है। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाने का ट्राई करती हूँ स्टूडेंट। अगर आपको लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड एंड सपोज उसका होल रेज टू पावर 3 दिया है, ठीक है? एंड आपको उसमें बोले कि इसके एक्सपांशन में आप मुझे बताइए एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, ठीक है? तो यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हैं आपको, क्योंकि इनका जो इंडेक्स की बात कीजिए 1 1 1 है, और उनका एडिशन 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो रहा है, जो इसका है इंडेक्स। बात होगी ये वाली समझ में आई? अभी क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, एक्स इंटू वाई इंटू जेड का कोएफिशिएंट कितना होगा इसके एक्सपांशन में। तो स्टूडेंट यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक्स का इंडेक्स है 1, 1 फैक्टोरियल वाई का भी इंडेक्स 1 है, तो 1 फैक्टोरियल जेड का भी इंडेक्स 1 है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है स्टूडेंट? 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर आएगा 6। किसी को डाउट है? अच्छा, भी बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे मैम ये पूरा लिखना चाहे तो ये आप लिख सकते हो टर्म्स को, अदरवाइज आप चाहे तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करके भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, एक काम कर दीजिए, इन दोनों का एक सिंगल टर्म मान लीजिए, ठीक है? एंड इसको तो अभी अगर सपोज आपने बोला कि ये वाली चीज आपके पास ए है, ये वाली चीज बी है, ठीक है? ऐसा कर सकते हो स्टूडेंट। उसके बाद ए को रिप्लेस कर देना एक्स प्लस वाई से, तो आप बाइनोमियल थ्योरम यूज करके भी इसका एक्सपांशन लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली ये जो चीज मैंने लिखी है x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू सिग्मा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू s फैक्टोरियल इंटू t फैक्टोरियल। लेकिन एक चीज और याद रखनी है स्टूडेंट, r प्लस s प्लस t, जो इंडेक्स का जो भी है यहाँ पे टर्म में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है, उनके इंडाइसिस का एडिशन कितना होना चाहिए, n, यहाँ पे क्योंकि n है। ये वाली बात समझ में आई? Yes, ma'am. किसी को ओके स्टूडेंट, ये वाला चीज मैं इरेज कर देती हूँ, ये वाली चीज मैंने रिजल्ट डायरेक्टली लिखा है, और ये रिजल्ट आया कहाँ से वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। यहाँ पे रिमार्क क्या लिखा है स्टूडेंट, वैसे तो कभी एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, इसके लिए पता होना चाहिए कि ये वाले एक्सपांशन में कितनी टर्म्स रहेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर n के एक्सपांशन में n प्लस 2 c2 आएगी टर्म। एंड ये आया कहाँ से स्टूडेंट, आपको मैं इन जनरल दिखा देती हूँ। अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर सपोज यहाँ पे कितना टर्म है, ब्रैकेट से k टर्म्स है, ठीक है? ऐसा वाला टर्म, जैसे आप बोल सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xk, ठीक है? ऐसा बोल दीजिए, ऐसा ब्रैकेट के अंदर इतना टर्म्स, ये देखो 1, ऐसा आप काउंट करें कि कितनी चीज है, एंड उसका पावर होल रेज टू n है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली जो आता है, यहाँ पे मैंने रिजल्ट में भी लिख के दिखाई, बेसिकली ये होता है n प्लस, यहाँ पे देखिए कितने हैं k है, आप काउंट करेंगे 1 से लेके k तक, तो यहाँ पे k, ठीक है? एंड उसमें से -1 हो जाता है, यहाँ से बात की जाए तो स्टूडेंट ये हो जाएगा k-1। ये अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाने वाली हूँ।
मतलब इसके एक्सपांशन में कितनी टर्म आएगी, आप ये इन जनरल ऐसा बता सकते हो। स्टूडेंट क्या करना है, काउंट करना है। यहाँ पे जैसे काउंट कीजिए, आपको दिख रहे मैम ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म है, तो ये वाले में देखो आपने के की वैल्यू 3 रखी, ठीक है। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे n प्लस 3 माइनस 1, मतलब यहाँ पे n प्लस 2 मिला, और नीचे जो r की जगह 2 कैसे मिला, क्योंकि यहाँ पे k माइनस 1, 3 टर्म में से एक सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 2। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली चीज मैं अभी के लिए नीचे वाला इरेज कर देती हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बाइनोमियल थ्योरम से भी। अगर मैं बोलूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन कीजिए, आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कोई दो टर्म को एक सिंगल मान लीजिए, ठीक है, फिर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, फिर जो आपने जिसको सिंगल मानी थी उसको रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, फिर उसका एक्सपांशन करके जो टर्म्स आप काउंट करेंगे तो इतनी टर्म्स मिलेगी, n प्लस 2, यहाँ पे C2, ये x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर n के एक्सपांशन में इतनी टर्म मिलेगी। एंड अभी इन जनरल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा करिश्मा, बोर्ड नहीं दिख रहा है आपको? यहाँ पे मैं मैसेज, स्टूडेंट आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ मैं आपको स्टेटमेंट दिखाने वाली हूँ, क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीनोमियल थ्योरम अभी जो मैंने दिखाया, तो स्टूडेंट यहाँ पे कितनी टर्म ली थी मैंने, 3, तो वो ट्राइनोमियल बोल सकते हो, ठीक है। बाइनोमियल में 2 टर्म होती है, ट्राइनोमियल में 3 हो गई। इन जनरल अगर आपको वेरिएबल दिख रहे हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टी, देखिए यहाँ पे अगर n आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे मैंने a1 a2 an के फॉर्म में लिखा है, आप चाहे तो x1 x2 x3 ऐसा इसके फॉर्म में लिख सकते हो यहाँ पे। तो a1 a2 an ये रियल नंबर है, और यहाँ पे आपको a1 प्लस a2 अप टू am लिखा है मैंने, आप चाहे तो ak भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन लिखना है तो स्टूडेंट ऐसा लिखेंगे, सिग्मा के फॉर्म में सिग्मा, और यहाँ पे देखिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k1 फैक्टोरियल इंटू k2 फैक्टोरियल इंटू km फैक्टोरियल आ रहा है। ये क्या है, बेसिकली a1 का इंडेक्स था k1, a2 का इंडेक्स था k2, am का इंडेक्स था km, तो बेसिकली उनका फैक्टोरियल आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है। ये वाली बात समझ में आई? यहाँ पे अभी क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा, k1 k2 km आर द ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर सब्जेक्ट, और ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन, k1 प्लस k2 अप टू km ये इंडेक्स के बराबर आना चाहिए। इन सबका एडिशन इंडेक्स का, ईच टर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वेरिएबल प्रेजेंट है स्टूडेंट, उनके इंडेक्स का एडिशन आपका क्या होना चाहिए, ये वाले इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। k1 प्लस k2 प्लस अप टू km इज इक्वल टू n। किसी को डाउट है इसमें अभी प्लीज पूछिए। ये बहुत इजी है क्वेश्चन, आप चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे करा देती हूँ। यहाँ पे मैंने वही चीज लिख के बताई है यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पे जो कोएफिशिएंट की बात करी थी स्टूडेंट, सेम चीज जो अभी मैं आपको बता रही थी वही चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो कोएफिशिएंट ऑफ a1 रेज टू पावर k1 a2 रेज टू पावर k2 सब मल्टीप्लीकेशन में है, इसके एक्सपांशन में क्या होगा, ये वाला चीज जो आपने यहाँ पे सिग्मा के साइड में लिखा है ना, ये चीज इसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। a1 रेज टू पावर k1 a2 रेज टू पावर k2 अप टू am रेज टू पावर km का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा इसके एक्सपांशन में, ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k1 फैक्टोरियल इंटू k2 फैक्टोरियल इंटू km फैक्टोरियल, ठीक है। अभी सिर्फ एक क्वेश्चन आपको चाहिए तो मैं दिखा देती हूँ, ये नंबर ऑफ टर्म्स कैसे मिली स्टूडेंट। जैसे अभी मैंने ट्राइनोमियल में जहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड लिखा था, वहां पे आपको बताया था n प्लस 2 C2 बताया था, ये बेसिकली यहाँ से आया। The number of distinct terms in the multinomial expansion a1 plus a2 up to am whole raised to power n is this, n plus m minus 1। यहाँ पे देखिए कितना है m, a1 a2 a3 up to m है यहाँ पे, so n plus m minus 1 cm minus 1। इसका प्रूफ अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन ये चीज सिर्फ आपको कभी अगर क्वेश्चन आ जाए बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में, अगर 2-3 से आपको अगर दिख रहे हैं वहां पे वेरिएबल, तो ये वाले से आप उसकी कितने वो एक्सपांशन में कितनी टर्म्स रहेंगी ये चीज बता सकते हो, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बता दीजिए। अच्छा ये चीज मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपको चाहिए, क्योंकि कितना हो गया 746 हो गया, तो स्टूडेंट फटाफट आप मुझे इसका सिर्फ आंसर बताइए, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताती हूँ, ठीक है। 1 मिनट ही लगेगा इसको, इसके एक्सपांशन में यहाँ पे एक तो मुझे बताना है नंबर ऑफ टर्म्स, बता सकते हो स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए ये मैंने इन जनरल आपको बताया, अदरवाइज मैंने आपको ट्राइनोमियल में कितना टर्म्स आता है, देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, ये कितना बताया n प्लस 2 C2, ऐसा भी याद कर सकते हो या ऐसा काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 ऐसा टर्म काउंट कीजिए, तो ये हो जाएगा n प्लस m माइनस 1 cm माइनस 1। स्टूडेंट ये वाली चीज बता सकते हो मुझे, अगर ये एक्सपांशन है
इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स मैंने पूछा है तो सिर्फ यहाँ पे जस्ट रिजल्ट यूज करने हैं एंड आपको आंसर बताना है। तो कितना होगा बताइए, नीचे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म है, 3 टर्म, ठीक है। इंडेक्स कितना है 18, तो यह ऐसा कैसे लिखेंगे, देखो 18 + 3 - 1 एंड नीचे क्या आएगा, यहाँ पे टर्म कितने थे 3, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 18 + 3 कितना हो गया, और यहाँ पे 3 - 1 भी है, तो बेसिकली आपके पास आएगा 20 C2। किसी को डाउट है इसमें, बस ये अभी आज के लिए करेंगे, बहुत इजी है स्टूडेंट, जैसा अभी मैंने आपको बताया था वही चीज यहाँ पे देखना है। अगर मुझे इसका कोएफिशिएंट बताना है सेकंड पार्ट में, अभी स्टूडेंट क्या क्या याद रखना है, यहाँ पे n की वैल्यू 18, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो x का इंडेक्स है कितना 3, तो इसका फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, y का इंडेक्स है 10 तो इसका फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे z का जो है इंडेक्स 5 तो 5 फैक्टोरियल। बहुत इजी है, जस्ट ऑब्जर्व करना आपको, ठीक है। और इनका एडिशन 3 + 10 + 5 18 ही आना चाहिए। एवरीवन कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए। अच्छा, तो ये वाला थर्ड वाला कौन बताएगा मुझे, मैं यहाँ पे लिख देती है नेक्स्ट पेज पे। थर्ड वाला बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ x × y × z का पावर 16, सेम चीज फॉलो करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हमें क्या करना है, x × y × z का पावर 16 का कोएफिशिएंट बताना है, किसमें x + y + z होल रेज़ टू पावर 18। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल × 16 फैक्टोरियल। वेरी गुड, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, पूरा एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 फैक्टोरियल मतलब 1 × 1 और ये × 16 फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट। ये पूरा एक्सपांड करते नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं करके दिखा दिया। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी इजी आते हैं एग्जाम में, मतलब जो थियरम हमने पढ़ी मल्टीनोमियल थियरम, उससे आपके क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, ठीक है। नहीं तो बाइनोमियल थियरम में अगर कोएफिशिएंट पूछे तो आप पूरा लिख रहे थे ना, जनरल टर्म लिख रहे थे, फिर देख रहे थे कि x का पावर कितना लेना है आपको, अदरवाइज ऐसे करते तो क्विकली आप मुझे आंसर बता पाते, ठीक है। जैसे अगर मैं एक को ऑलरेडी टाइम हो गया है, बहुत लेट हो जाएगा आपको, तो स्टूडेंट आज का हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज पूछिए, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका आंसर ऐसा लिखिए, या एक काम करते हैं, इसको आप चाहे तो ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं 18 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल × 1 फैक्टोरियल 1 ही देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने कैंसिल कर दिया, आप चाहे तो कैंसिल कीजिए, नहीं करेंगे तो भी, चलो इरेज कर देती हूँ। सबको समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए, तो फिर यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करती हूँ, क्योंकि आपका ऑलरेडी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। एक सेकेंड,